हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिलेंडर ब्लॉक के अंदर उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरह काम करता है और किस तरह ड्यूरिंग जब इंजन साइकिल उसकी क्या फेजेस होते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस चल रहे होते हैं, क्या ऑपरेशन किस तरह कर रहा होता है। आज की वीडियो में हम 4 स्ट्रोक इंजन को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इसके जो 4 स्ट्रोक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं और किस तरह फ्यूल और एयर मिक्सचर को हैंडल करके उसमें पावर साइकिल के थ्रू पावर जनरेट होता है और फिर एग्जॉस्ट होता है। और इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के बाद 4 स्ट्रोक के बाद हम इंडिविजुअल हर स्ट्रोक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हल्की सी डिटेल में ब्रीफली। उसके बाद आखिर में इस वीडियो के हम ये डिस्कस करेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी क्या अच्छाइयाँ और क्या खामियाँ हैं। और ये हम इस बात करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर इंजन्स लाइक 2 स्ट्रोक इंजन। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको इसमें 4 स्ट्रोक इंजन में 4 आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, 4 डिफरेंट सिलेंडर की स्टेजेस हैं। पहले स्ट्रोक में आपको इनटेक होता है, इसको इनटेक कहते हैं क्योंकि इसमें आप फ्यूल और एयर मिक्सचर को अपनी वैक्यूम क्रिएट करके आप सिलेंडर ब्लॉक में लेके आते हैं। सेकंड में कंप्रेशन होता है, थर्ड पावर या आपके इग्निशन कहते हैं, कुछ इग्निशन कहते हैं, इग्निशन स्ट्रोक होता है और आखिरी में जो होता है एग्जॉस्ट होता है। ये बेसिक इसके 4 स्ट्रोक होते हैं, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। अब हम तो इंडिविजुअली हर स्ट्रोक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इसका पहला स्ट्रोक कहलाता है, जिसको इनटेक स्ट्रोक कहते हैं। अब हम इससे पहले कि मैं इस स्ट्रोक को एक्सप्लेन करूं, एक टर्मिनोलॉजी आपको समझाना मैं ज़रूरी समझता हूं क्योंकि इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और एब्रीविएशंस पता हों, ताकि जब आप कोई भी लिटरेचर पढ़ें हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है TDC एंड BDC का। TDC स्टैंड्स फॉर टॉप डेड सेंटर एंड BDC स्टैंड्स फॉर बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर से मतलब ये है कि आपका पिस्टन जब मैक्सिमम अपनी हाइट पे सिलेंडर के ऊपर मैक्सिमम हाइट पे होता है, यहाँ पे इसको टॉप डेड सेंटर कहते हैं। इसी तरह जब पिस्टन मैक्सिमम अपनी डेप्थ के अंदर जब नीचे होता है तो उसको बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इफ़ द पिस्टन इज ऑन BDC बॉटम डेड सेंटर, इससे ज़्यादा पिस्टन नीचे नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन। उसके इसी तरह टॉप डेड सेंटर में मतलब कि ये मैक्सिमम लिमिट होती है, इस पॉइंट से आगे पिस्टन ऊपर नहीं जाता। तो TDC BDC आपने याद रखना है, ये टर्म्स आगे बहुत यूज़ होगा। टॉप डेड सेंटर पे अब पहले जो स्ट्रोक होता है, अगर हम इसको देखें आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, और जिन हजरात ने पहले वीडियो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी सिलेंडर के हवाले से, उनके लिए एक ब्रीफ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये सिलेंडर है, इसमें आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये आप इसकी क्रैंकशाफ्ट होती है, इस पर ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है और ये पिस्टन के साथ जुड़ी हुई होती है, थ्रू पिस्टन क्लिप होती है यहाँ पे, इसके थ्रू ये लगी होती है। ये पिस्टन के आपके पिन्स होती हैं या पिस्टन रिंग्स कहलाती हैं। इसे मेक श्योर करती हैं कि बेसिकली आपका जो ऑयल है वो आपके मेन जो इग्निशन चैम्बर है या सिलेंडर है उसमें ना जाए और यहीं से वो इसी सिलेंडर के अंदर मौजूद है। ये आपकी वाटर बॉडी होती है और ये मेक श्योर करती है कि इंजन का टेम्परेचर अंडर कंट्रोल रहे। ऊपर आपको ये जो दो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली कैम शाफ्ट होती हैं। कुछ इंजन सिंगल ओवरहेड कैम होते हैं, SOHC आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों के इंजन पे। कुछ होते हैं DOSC, डुअल ओवरहेड कैम। सिंगल OHC का मतलब ये होता है कि दोनों आपके इनलेट और आउटलेट के लिए एक ही कैम इस्तेमाल होती है, कैम शाफ्ट। और डुअल ओवरहेड कैम का मतलब होता है कि इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए आपकी अलग अलग कैम शाफ्ट इस्तेमाल होती है। डुअल ओवरहेड कैम में परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलती है। ये हम बाद में जब मज़ीद इंजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि दो सेपरेट आपकी कैम्स क्यों होनी चाहिए। एनीवे, इनटेक स्ट्रोक की बात करते हैं तो आपका जो इंजन का स्ट्रोक होता है सबसे पहला वो आपके इनटेक होता है और इसमें आपका पिस्टन जो होता है TDC पे टॉप डेड सेंटर पे होता है और वो नीचे की तरफ आना शुरू करता है। जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट या आपको सेल्फ देते हैं तो वो नीचे आता है और जब नीचे आता है तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है। अब उस वैक्यूम में ये होता है कि आपको फ्यूल एंड एयर मिक्सचर चाहिए होता है जो कि आपका इस डक्ट के थ्रू आपके यहाँ पे आता है। और अगर आप ये देखोगे कि वॉल्व जो है इनलेट वॉल्व कहलाता है, ये आपका इस टाइम पे खुला हुआ होना चाहिए। और ये कैसे होता है, ये आप ऊपर देख लेंगे कैम शाफ्ट होती है और ये कैम का लोब होता है। जब ये घूम के इस तरफ ये आता है तो ये बेसिकली आपकी वॉल्व को नीचे की तरफ पुश करता है। और आप ये जैसे देख होंगे इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो कि मेक श्योर करता है कि जैसे ही ये आपकी जो टाइमिंग है कैम की पूरी हो तो ये वापस वॉल्व अपनी जगह पे आ जाओ और ये इनलेट और एग्जिट आपका जो आउटलेट है ये क्लोज हो जाए। तो मैं अब ये बड़ा एक चैलेंज होता है मैकेनिक हजरात के लिए। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँगा ताकि आपको बेहतर समझ सके कि आपकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है
और आपकी जो कैम शाफ्ट होती है ये एक दूसरे के साथ थ्रू बेल्ट या थ्रू चेन, टाइमिंग चेन आपके कनेक्ट होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि टाइमिंग बेल्ट कमज़ोर हो गई है, टाइमिंग बेल्ट चेंज करनी है या टाइमिंग चेन लगानी है, जो भी है। वो टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन का फंक्शन यही होता है कि वो मेक श्योर करती है कि आपकी जो टाइमिंग है इंजन की वो सिंक्रोनाइज हो। यानी जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा हो तो आपका ये वाला वॉल्व, ये कैम शाफ्ट इस पोजीशन में हो ताकि आपका इनलेट वॉल्व खुल सके। तो ये हम आगे डिटेल में जब जाएंगे तो ये इसको मज़ीद एलेबरेट करेंगे कि किस तरह ये काम करती है टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन। एनीवे, आपका जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, वैक्यूम क्रिएट होता है और ये वॉल आपका कैम शाफ्ट के थ्रू खुल जाता है। यहाँ से कार्बोरेटर या ईएफआई में इंजेक्टर्स के थ्रू एयर फ्यूल मिक्सचर आपके अंदर चैम्बर के अंदर आता है और ये पिस्टन पूरा नीचे जाता है। और जितना फ्यूल मैक्सिमम, अब फ्यूल में भी होता है कि कितनी है ये वॉल्यूम। आपने सुना होगा कि गाड़ियों में अक्सर होता है 1 लीटर इंजन, 2 लीटर इंजन या 2.5 या 1.6 लीटर। ये क्या होता है, ये लीटर क्या होता है? बेसिकली इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट आप अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो उसको कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर पानी में रखते हैं तो वो जो सॉलिड बॉडी होती है, जब वो पानी में आप उसको फ्लोट करते हैं तो वो जब अपने वॉल्यूम के हिसाब से कितना पानी मूव करती है। जैसे शिप होता है, अगर बहुत बड़ा है उसका इतना बड़ा हल होता है, जब वो पानी में रखते हैं तो कितना वॉल्यूम आपका पानी का वो ऑक्यूपाई करता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें होता ये है कि जब आपका पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो कितनी स्पेस या कितना उसमें वॉल्यूम होता है कि उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर आ सके। तो अगर आपका इंजन मिसाल के तौर पर 4 सिलेंडर है और वो लेट से 2000 है या 2 लीटर है, जो कि 2000 सीसी से हम कंफ्यूज करते हैं, 2 लीटर इंजन है, इसका मतलब ये है कि 2 लीटर को आपने डिवाइडेड बाय 4 करना है। जब 2 लीटर डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आपको 0.5 लीटर आपको पर सिलेंडर मिलता है। यानी इस एक इंडिविजुअल सिलेंडर की जो कैपेसिटी है, यानी जो उसका वॉल्यूम है, वो 0.5 लीटर है। अब इसको बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम, एक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया था। तो इनटेक सिलेंडर में आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, वैक्यूम क्रिएट करता है और एयर फ्यूल मिक्सचर आता है। और उसके बाद जब ये मैक्सिमम बॉटम डेड सेंटर पे आता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक शुरू हो जाता है, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में आपने लास्ट स्ट्रोक में देखा था कि पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, वैक्यूम क्रिएट करता है और फ्यूल एयर मिक्सचर को लेके इनटेक करके सिलेंडर के अंदर ले आता है। अब इस सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक में अब ये बेसिकली पिस्टन जो है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी जाता है और जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो इसके सिलेंडर में होता है उसको कंप्रेस करता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि बाद में जो मैं एक उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, दैट इज़ कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि कोई भी इंजन कितना अच्छा परफॉर्म करता है या उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो सकती है। जितना ज़्यादा कंप्रेशन होगा उतना अच्छा आपके पावर स्ट्रोक होगा और उतना ही ज़्यादा आपका इंजन एफिशिएंट होगा। एफिशिएंसी बेसिकली इंजन की क्या होती है कि वो कितने फ्यूल को बर्न करते हुए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हाउ मच ऑफ द फ्यूल इज़ वेस्टेड। तो वो एक एफिशिएंसी एक अलग टर्मिनोलॉजी है। तो जितना आपका कंप्रेशन रेशियो अच्छा होगा उतनी ही आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो डिफरेंट इंजन्स की डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो होता है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो इन दिस स्ट्रोक जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो बेसिकली घूम रही है इसी तरह, और वो जब पिस्टन को दोबारा इस तरह थ्रू कनेक्टिंग रॉड दोबारा पुश करती है अपवर्ड, और इसी तरह आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है यहाँ पे वो कंप्रेस हो जाता है। जब आपका पिस्टन टीडीसी टॉप डेड सेंटर पे पहुँच जाता है तो दैट्स द मैक्सिमम कंप्रेशन जिसमें जो ये अचीव कर सकता है इस स्ट्रोक में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें अगर आप देखें कि दोनों वॉल्व इसमें बंद हैं। ऑब्वियसली कंप्रेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वॉल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होंगे। इनमें से अगर एक वॉल्व भी खुला हुआ है या एक वॉल्व भी सही तरह से बंद नहीं है तो आपकी कंप्रेशन सही नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझने के लिए है कि जो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, जिनके इंजन प्रॉपर्ली सर्विस नहीं होते, पाकिस्तान में मैंने देखा कि इंजन की मेंटेनेंस का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग सिर्फ एयर और फिल्टर और ऑयल फिल्टर ऑयल चेंज करने को समझते हैं कि दैट्स द मैक्सिमम मेंटेनेंस दे नीड टू डू ऑन देयर कार, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्लच प्लेट्स होती हैं, आपकी वॉल्व क्लियरेंस होती है, आपकी वॉल्व सर्विसिंग होती है, आपकी टाइमिंग बेल्ट होती है, आपकी रॉकर्स जिसको पाकिस्तानी देसी ज़बान में टैपेट कहते हैं, टैपेट एडजस्टमेंट, जबकि वो रॉकर्स एडजस्टमेंट होती है। इस तरह इसमें देखें रॉकर्स स्प्रिंग्स होते हैं, ये वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं तो इनका बेसिकली जो इनकी कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये खुल और बंद सही नहीं होते। तो इसीलिए अगर आपका कोई भी ऐसा वॉल्व है जिसकी स्प्रिंग कमज़ोर है तो ये वॉल्व हल्का सा खुला रहेगा और आपका
कंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा, और जब कंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा तो आपका पावर उतना जनरेट नहीं होगा। और ये एक ऐसा होता है कि अक्सर इंजन में नॉकिंग भी जो पुराने इंजन में आना शुरू होती है इसलिए होती है कि वो 3 या 4 सिलेंडर वो अलग अलग कंप्रेशन से काम कर रहे होते हैं और वो क्रैंक शाफ्ट पे लोड डाल रहे होते हैं, क्रैंक शाफ्ट आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। सो इन दिस कंप्रेशन वेरी सिंपल, आपका जो सिलेंडर है, पिस्टन है, वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर ट्रैवल करता है। इट कंप्रेसेस द एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर, और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका तीसरा स्ट्रोक जिसको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द थर्ड स्ट्रोक जिसे हम कंबशन कहते हैं, या इसे आम बेसिक जनरल उसमें आपको सबसे ज़्यादा ये सुनने मिलेगा कि पावर स्ट्रोक कहा जाता है, और कुछ लोग इसको इग्निशन स्ट्रोक भी कहते हैं। पावर स्ट्रोक इसलिए कहा जाता है कि दिस इज़ द ओनली स्ट्रोक जिसमें आपका एक्चुअल पावर जनरेट होता है, जो कि आपके क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है और जिससे आपकी व्हील्स थ्रू ट्रांसमिशन आपके घूमते हैं। सो दिस इज़ द ओनली स्ट्रोक दैट एक्चुअली जनरेट्स द पावर फॉर इंजन। अब अगर हम इस स्ट्रोक की बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर आप ये देखें कि आपकी इस पूरे स्ट्रोक में आपने पहले देखा था कि पिस्टन आपका ऊपर से नीचे आता है, इनटेक होता है, फिर आपका कंप्रेशन होता है। तो उस 2 साइकिल में जो इससे पहले की जो थी स्ट्रोक थी उसमें आपका क्रैंकशाफ्ट एक अपना चक्कर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन थर्ड में जैसे अगर आप देखें दोबारा आपकी क्रैंकशाफ्ट वहीं पर नज़र आएगी जो कि हमें पहले स्ट्रोक में नज़र आई थी। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि 4 स्ट्रोक इंजन में जब इंजन अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी क्रैंकशाफ्ट जो है ये 2 दफ़ा घूम चुकी है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि 4 स्ट्रोक में बेसिकली आप जब एक साइकिल कंप्लीट होती है इन तमाम 4 स्ट्रोक की, तो आपकी क्रैंक शाफ्ट उस वक्त तक 2 रोटेशन कंप्लीट कर चुकी होती है। ऑब्वियसली पहले जब नीचे आता है तो वो आधी घूमती है, फिर जब दोबारा ऊपर जाता है तो वो आधा हाफ लेती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि ये एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अब एक और चीज़ में हम देखते हैं कि जैसे इसमें जो लास्ट हमने कंप्रेशन रेशियो देखा था उसमें आपका जो लास्ट हमने छोड़ा था पिस्टन उसमें टीडीसी टॉप डेड सेंटर पे था, मैक्सिमम अपनी हाइट पे था, और उसमें एयर फ्यूल यहाँ पे पूरी मुकम्मल तौर पर कंप्रेस हुआ था और ये दोनों वॉल्स इनलेट और आउटलेट कम्प्लीटली क्लोज थे। तो जैसे ही वो कंप्रेशन स्ट्रोक अपने मैक्सिमम कंप्रेशन में पहुँचता है तो थर्ड स्ट्रोक आपका कंप्रेशन शुरू होता है। उसमें ये आपका जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग आपके बेसिकली नॉर्मल पेट्रोल या गैस इंजन में कहते हैं, वरना डीजल इंजन में यहाँ स्पार्क प्लग नहीं होता, उसमें एक कॉयल होती है, इग्निशन कॉयल कहलाती है। तो अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वो भी 4 स्ट्रोक की होता है, लेकिन उसमें स्पार्क प्लग की जगह कॉयल लगी होती है। एनीवे रिगार्डलेस कि ये स्पार्क प्लग है या इग्निशन कॉयल है, कंबशन स्ट्रोक में जब ये मैक्सिमम टीडीसी पे आपकी कंप्रेशन हो चुकी होती है तो आपका स्पार्क होता है, और स्पार्क होने के बाद आपकी कंबशन होता है क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर आपका बिल्कुल कंप्रेस होता है। जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो किसी भी कंबस्टेबल प्रोसेस के लिए बहुत एक अच्छा होता है, वो उसको फैसिलिटेट करता है कंबशन को जनरेट करने में। तो जैसे ही स्पार्क होता है या आपकी डीजल इंजन में कॉइल होती है वो गर्म होती है, हीट होके इसको बर्न करती है फ्यूल को, तो एक धमाका होता है, और उस धमाके से आपकी जो गैसेस होती हैं जो पिस्टन के अंदर जब फ्यूल और एयर के बर्न होने से जनरेट होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। क्योंकि ये दोनों वॉल्व आप देखें ये बंद ही हैं, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो पिस्टन को दोबारा पीछे की तरफ एग्जॉस्ट गैसें एक्सपैंड होती हैं और वो नीचे की तरफ धकेलती हैं। तो इसलिए ये इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि इसी में ही आपका एक्चुअल पावर जनरेट होता है और पिस्टन आपका नीचे की तरफ पुश होता है और क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि बेसिकली दिस इज़ द दोबारा मैं रिपीट करूँगा, दिस इज़ द ओनली स्ट्रोक दैट एक्चुअली क्रिएट्स द पावर फॉर इंजन। तो अगेन दोनों वॉल्व बंद है, स्पार्क होता है, कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है, गैसेस एक्सपैंड होती हैं और आपका पिस्टन नीचे की तरफ आता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट और आखिरी स्ट्रोक की तरफ, उसको देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल स्ट्रोक विच इज़ कॉल्ड एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और इसको कुछ लोग आउटलेट स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें बहुत सिंपल है कि जब आपकी जो लास्ट कंबशन या पावर साइकिल का जो पावर स्ट्रोक था उसमें जब गैसेस एक्सपैंड होती हैं बर्न होने के बाद तो पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल देती हैं। तो जब पिस्टन आपका दोबारा फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी आ गया था लास्ट स्ट्रोक में,
अब ये होता है कि ऑब्वियसली गैस पूरी एक्सपैंड हो चुकी है, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ा हुआ है, तो जो क्रैंक शाफ्ट है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए घूमती है और पिस्टन को दोबारा पुश करती है अपवर्ड्स फ्रॉम बीटीसी टू टीडीसी। और उससे ये होता है कि जो गैसेस यहाँ पे एक्सपैंड हुई हुई होती हैं वो थ्रू आउटलेट वॉल्व निकल जाती हैं, जो हम जैसे एग्जॉस्ट या सिलेंडर के थ्रू जो हमें जो धुआं नज़र आता है वो इसी स्ट्रोक की जैसे हमें नज़र आता है। इसमें ये देखने के गौर से कि ये जो आपका आउटलेट वॉल्व है ये खुला हुआ है और ये जो आउटलेट वाली जो कैम है आपकी, एग्जॉस्ट कैम कह लें या जिसको आउटलेट कैम कह लें, बेसिकली इसका जो लोब है उसने पुश किया हुआ है कैम वॉल्व को नीचे, और ये तमाम का तमाम जो एग्जॉस्ट है बेसिकली ये आपका निकल जाता है, एक्सेस कर जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, थोड़ी सी वो और टॉपिक है लेकिन समझने की जरूरी है कि जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं और कि इंजन की परफॉर्मेंस क्या है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वॉल्व की क्लियरेंस। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पहले इनटेक में देखा था कि अगर इनटेक सिलेंडर जब नीचे जा रहा है तो अगर आपकी वॉल्व की शक्ल जो है बेसिकली इसकी वो सही नहीं है, या कार्बन बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, या वॉल्व बहुत ज़्यादा बर्न होके उसकी शक्ल ख़राब हो गई, उसकी सरफेसेस डैमेज हो गई हैं, तो वो दोनों काम ना वो इसको बंद कर सकेगा सही से, ना वो उसको खोल सकेगा सही से। तो वॉल्व की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी थी, स्पेशली अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ आपका फोकस ज़्यादा है तो मेक श्योर करें कि आपके पता हो कि इंजन में ये जो वॉल्व क्लियरेंस होती है कितनी ज़रूरी होती है। उसके लिए होता है कि आपकी स्प्रिंग्स, अब टेक्नोलॉजी चेंज भी हो रही है, स्प्रिंग्स को भी अब ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल जो लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं उनमें आपके हाइड्रोलिक सिस्टम भी आ गए हैं इस वॉल्व को कंट्रोल करने के लिए, जो प्रेशर पुश करने के लिए दोबारा। स्प्रिंग्स की भी अपनी लाइफ होती है, जब स्प्रिंग पुरानी है जैसे मैंने लास्ट बताया था ख़राब हो जाती है तो ना ये वॉल्व पूरी तरह से खुल सकता है, ना ये वाला एग्जॉस्ट पूरी तरह से बंद हो सकता है। तो इनकी ये बड़ी मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, क्योंकि ना अगर आपका फ्यूल सही तरीके से अंदर नहीं आएगा तो कंप्रेशन आपका कम बनेगा, जब कंप्रेशन कम बनेगा तो पावर कम बनेगा। इसी तरह अगर आपका आउटलेट वॉल्व है अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, सही तरह से नहीं खुल रहा, तो आपकी गैसेस जो हैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट बाहर नहीं जाएंगी सिलेंडर से और कुछ गैसेस अंदर ही रह जाएंगी, जो कि गर्म इंजन को टेवियर का बायस बनती हैं और उससे आपकी जो नेक्स्ट जो साइकिल होती है इनटेक की उसको भी मुतासर करती हैं, जिससे आपके इंजन की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। तो एनीवे इन दिस स्ट्रोक जो कि फाइनल स्ट्रोक जिसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं, इसमें आपका जो पिस्टन है फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर आता है और अपना आखिरी स्ट्रोक कंप्लीट करता है, और इस तरह आपकी क्रैंक शाफ्ट की 2 रोटेशंस कंप्लीट हो जाती हैं और आपका जो व्हील है या आपका जो गियर बॉक्स का फ्लाई व्हील है वो 2 दफ़ा रोटेट कर चुका होता है। तो ये एक बेसिकली एक बहुत ही मुख्तसर कहूँगा इसको कि एक्सप्लेनेशन थी कि 4 स्ट्रोक इंजन किस तरह काम करता है, कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि 4 स्ट्रोक इंजन के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन एक एफिशिएंट इंजन होता है और काफ़ी आपने देखा होगा ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती हैं और जो व्हीकल्स होती हैं उनमें 4 स्ट्रोक इंजन ही ज़्यादातर यूज़ होता है, अनलेस कि आप बहुत बड़ी कोई व्हीकल यानी बस या ट्रक या कोई बहुत ह्यूज सेमाई आप चला रहे हो तो उसमें डीजल इंजन होता है। उसकी एक अलग वजह है कि डीजल इंजन बड़े इंजन में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट सिमिलर। बट हमारे यहाँ जो मेजर कंपैरिजन है वो 2 स्ट्रोक इंजन से होगा। 2 स्ट्रोक इंजन आपने देखा होगा कि यामा RX-115 और होंडा की H100S और होंडा की MB100 और इस तरह बहुत सारी सुजुकी की काफ़ी छोटी मोटरसाइकिलें जो हैं, यामा की YB100 जो है पहले आती थी वो दूध वाली होती थी, वो 2 स्ट्रोक ही होती थी। उसकी अब कंपैरिजन हमारा 2 स्ट्रोक से होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो 4 स्ट्रोक इंजन इसकी क्या खूबियाँ हैं। तो सबसे पहली जो इसकी खूबी जो है वो कि ये क्वाइट इंजन होता है, शोर कम करता है। और वो शोर कम क्यों करता है, उसकी बहुत सिंपल वजह है कि 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व सिस्टम नहीं होता, कोई वॉल्व नहीं होते, जैसे कि हमने 4 स्ट्रोक इंजन में देखा कि ऊपर कैम शाफ्ट होती हैं, उसके नीचे वॉल्व चल रहे होते हैं और उन वॉल्व्स के नीचे अगर आप देखें कि सारा सिस्टम चल रहा होता है इनलेट का और आउटलेट का। 2 स्ट्रोक इंजन में अगर आपने इंजन देखे हों तो उसमें कोई ऐसा इनलेट आपको कोई वॉल्व नज़र नहीं आएंगे, फिजिकली उसकी शक्ल भी बड़ी डिफरेंट होती है और उसमें स्पार्क प्लग बस ऊपर से टॉप से लगा हुआ होता है और उसमें आपको देखा होगा एग्जॉस्ट पाइप बिल्कुल सेंटर के बीच में होता है और उसमें कोई ओवरहेड कैम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें कोई टाइमिंग चेन नहीं होती, कोई टाइमिंग बेल्ट नहीं होती, इसलिए उसके टाइमिंग का भी इशू नहीं होता। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि जब आपका एग्जॉस्ट फेस में जब आपका 2 स्ट्रोक इंजन आता है, क्योंकि उसमें वॉल्व नहीं होते और उस वॉल्व के ना होने की वजह से बेसिकली जो आपका जो एग्जॉस्ट होता है वो कंट्रोल नहीं होता। आप जैसे ही पिस्टन आपका एक एग्जॉस्ट वॉल्व के एक
वो एग्जॉस्ट पोर्ट से नीचे की तरफ जाता है तो आपका एग्जॉस्ट एक धमाके से निकलता है। इसलिए टू स्ट्रोक में आपने देखा होगा पाकिस्तान में कावासाकी GTO जिन हज़ार ने चलाई है, तो आज से कई साल पहले 90s में या 80s में जब 14 अगस्त या कोई भी ऐसा मौका आता था तो कावासाकी मशहूर थी कि इसका साइलेंसर निकाल के जो लोग चलाते थे रोड पे, क्योंकि उसका साउंड बहुत ज़्यादा होता था। और वो साउंड इसी वजह से होता था क्योंकि उस पर कोई वॉल्व नहीं होते, तो उसका कंट्रोल्ड एग्जॉस्ट नहीं होता। इसीलिए जो भी जैसे ही आपका पिस्टन जो है जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट से नीचे की तरफ जाता तो सारा का सारा जो एग्जॉस्ट होता है वो एक साथ एक ही एक्सपेंशन के साथ वो निकल जाता था, और इसलिए उसका जो है काफ़ी ज़्यादा उसकी नॉइज़ होती थी, काफ़ी ज़्यादा शोर होता था। सिमिलरली फोर स्ट्रोक इंजन बहुत स्मूथ होते हैं, और उसकी स्मूथ होने की वजह भी यही है कि वो बेसिकली एक साइकिल में मतलब फोर स्ट्रोक में वो 2 दफ़ा क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा होता है, और उसकी वजह से उसमें एक बैलेंस्ड एक उसकी अप्रोच होती है, इसमें बैलेंस्ड क्रैंक शाफ्ट चल रही होती है। जबकि टू स्ट्रोक में आपके 2 स्ट्रोक में आपकी क्रैंक शाफ्ट एक दफ़ा घूम रही होती है, और उसमें फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने देखा होगा ऑयल भी चल रहा होता है। आपको याद होगा कि हम GTO में जिनके पास होती थी वो ऊपर से अलग से याद होगा कि उसमें एक साइड में बॉक्स भी होता था जिसको हम टापा कहते हैं, उसके पीछे जिसमें ऑयल डलता था। उसके अलावा उसमें पेट्रोल के साथ भी ऑयल डलता था, अगर आपको याद हो। तो उसमें जब ऑयल साथ डलता है तो जाहिर बात है जब ऑयल बस्ट होता है तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते थे टू स्ट्रोक में, कि वो स्पार्क प्लग शॉर्ट होता था और एक नॉइज़ डिफरेंट किस्म की फट किस्म की आवाज़ें भी आती हैं। तो इसलिए फोर स्ट्रोक इंजन क्वाइटर है, फोर स्ट्रोक इंजन स्मूथर है। इसके अलावा आपको उसमें अलग से फ्यूल नहीं डालना पड़ता ऊपर से, जैसा कि टू स्ट्रोक में डालना पड़ता है। उसको जब हम टू स्ट्रोक इंजन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि उसमें ऊपर से फ्यूल क्यों डाला उसमें ऊपर से ऑयल क्यों डाला जाता है, उसकी क्या वजूहत हैं। चौथा जो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है फोर स्ट्रोक इंजन का वो ये है कि फ्यूल एफिशिएंट होता है। जैसे कि अभी हमने इसी वीडियो में देखा कि मैं जो बात कर रहा था कि फोर स्ट्रोक की जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, यानी जब वो अपने तमाम फोर स्ट्रोक कंप्लीट कर लेता है, तो इस एक साइकिल में आपका एक ही ऐसा स्ट्रोक होता है जिसमें आपका पेट्रोल बर्न होता है, जो कि आपका पावर स्ट्रोक होता है। उस तमाम फोर स्ट्रोक के अंदर आपकी क्रैंक शाफ्ट जो है वो 2 दफ़ा घूम जाती है, यानी आपका जो टायर है एक साइकिल में 2 दफ़ा घूम जाता है। जबकि टू स्ट्रोक में आपका ये होता है कि 2 स्ट्रोक में आपकी क्रैंक शाफ्ट एक ही दफ़ा घूमती है। तो आप ये देखें कि वो कम फ्यूल जला के आपको रोटेशन दे रहा होता है फोर स्ट्रोक इंजन, जबकि टू स्ट्रोक आपको ज़्यादा फ्यूल जला के आपको कम रोटेशन दे रहा होता है। तो फ्यूल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखेंगे फोर स्ट्रोक इंजन ज़्यादा बेहतर है उस पर, क्योंकि वॉल्व अगेन इसमें एक रीज़न याद है कि इसमें वॉल्व होता है। वॉल्व की वजह से कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा बनता है, और जब कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा बनता है तो फ्यूल मैक्सिमम बर्न होता है, और जब मैक्सिमम बर्न होता है तो इंजन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए फोर स्ट्रोक इंजन हमेशा फ्यूल एफिशिएंट होता है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपने देखा होगा कि दुनिया में जैसे जैसे इन्वायरमेंट के हवाले से लोगों में अवेयरनेस आ रही है और बड़ी बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ रही हैं। यूरोप में तो यूरो 5 यूरो 6 तक आ गया है। पाकिस्तान में भी देखा होगा अपने बाइक में लिखा होता है यूरो 2, जबकि पता नहीं वो काम करता नहीं करता, लेकिन यूरो 2 यूरो 3 स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। ये होता है कि बेसिकली जो EPA जो एमिशन कंट्रोल हैं कि आपकी इतनी कोई भी इंजन है उसके इतना कार्बन फुटप्रिंट होना चाहिए, उसके एमिशन इतना होना चाहिए सर्टेन गैसेस का। तो फोर स्ट्रोक इंजन सिंस क्योंकि वो उसमें ऊपर से ऑयल नहीं डल रहा होता तो वो ऑयल नहीं चला रहा होता कच्चा, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट ये कि वो फ्यूल को मैक्सिमम बर्न कर रहा होता है, तो उस पर कार्बन फुटप्रिंट उसका कम होता है, एमिशन कार्बन की मोनोऑक्साइड की कम होती है। तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फोर स्ट्रोक इंजन इज़ मच मोर एफिशिएंट एंड बेटर दैन दी टू स्ट्रोक इंजन। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या खामियां हैं। कुछ खामियां जो कि फोर स्ट्रोक इंजन में पाई जाती हैं उनमें से चंद एक बड़ी ऑब्वियस हैं, क्योंकि सिंस फोर स्ट्रोक इंजन में मूविंग पार्ट ज़्यादा होते हैं, मैकेनिकल पार्ट ज़्यादा होते हैं, और ऑब्वियसली सेम रीज़न की वजह से उसका वेट ज़्यादा होता है। और जब वेट ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट हमेशा एक ऐसा फैक्टर है जो कि परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जितना आपका वेट गाड़ी का या व्हीकल का ज़्यादा होगा उतना उस पर फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगी। सिमिलरली क्योंकि सिंस उसमें पार्ट ज़्यादा होते हैं, कैम शाफ्ट्स होती हैं, पूरा ओवरहेड जो बेसिकली जो इंजन का सिलेंडर हेड होता है उसमें, और उसके फोर स्ट्रोक के सिलेंडर हेड में और टू स्ट्रोक के सिलेंडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। टू स्ट्रोक के सिलेंडर हेड में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, जस्ट एक वो कवर होता है, ऊपर से इसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है, दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं होती उसमें।
बट के जबकि 4 स्ट्रोक के इंजन में जो सिलेंडर हेड होता है उसमें आपका पूरा कैम सिस्टम चल रहा होता है, इनलेट और आउटलेट वाल्व होते हैं, और इसके अलावा काफ़ी उसमें आपकी टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन का जो कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन का वो चल रहा होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा पार्ट्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है और इसी वजह से मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो वो एक्सपेंसिव होता है। 4 स्ट्रोक इंजन इज़ एक्सपेंसिव दैन 2 स्ट्रोक। सिमिलरली अगर आप देखें तो रिपेयर जब आप करते हैं, जब आप दो इंजन को कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, तो एक्सपेंसिव से मतलब कि इसमें मेंटेनेंस भी आ जाती है। तो अगर आप रिपेयर करते हैं तो सिंस 2 स्ट्रोक में बहुत ही कम पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स, जिसकी मेजर जो होता है उसका पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट, ये मेजर उसके कंपोनेंट होते हैं। और जबकि अगर 4 स्ट्रोक में देखें पूरा ओवरहेड सिस्टम चल रहा होता है, फिर टाइमिंग बेल्ट का चक्कर होता है, सिंक्रोनाइजेशन का होता है। तो ऑब्वियसली जब अगर रिपेयर करते हैं तो उसमें ज़्यादा पार्ट्स रिप्लेस होने की ज़रूरत होती है, और इसी तरह उसको जब जो लेबर होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। तो कॉस्टली रिपेयर्स है 4 स्ट्रोक की। जो लास्ट इसका जो डिसएडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन, वो ये है कि लेस पावर जनरेट करता है इन एज़ कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक। अब लेस पावर कैसे जनरेट करता है, क्योंकि हमने तो ये कहा था कि लास्ट जो भी कुछ स्लाइड्स में कि कंप्रेशन रेशियो इसका ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये पावर कैसे लेस जनरेट करता है? पावर लेस जनरेट करने से मुराद ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि 4 स्ट्रोक इंजन में आपके 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है, यानी 4 मूवमेंट में सिर्फ एक मूवमेंट पिस्टन की ऐसी होती है जिसमें आपका एक्चुअल पावर जनरेट हो रहा होता है, जबकि 2 स्ट्रोक में हर ऑल्टरनेट स्ट्रोक पे आपका पावर जनरेट हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम पर साइकिल या एक मिसाल के तौर पर अगर हम क्रैंक शाफ्ट की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन में अगर आपकी क्रैंक शाफ्ट एक दफ़ा घूमती है तो उसमें एक दफ़ा पावर स्ट्रोक जनरेट हो चुका होता है, जबकि 4 स्ट्रोक में 4 दफ़ा यानी 4 दफ़ा मतलब 2 दफ़ा जब क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो सिर्फ एक दफ़ा उसमें पावर स्ट्रोक होता है। तो ऑब्वियसली जब अगर हम टाइम अगर इसको प्लॉट करें टाइम और उसके अगेंस्ट कि एक टाइम में कितनी दफ़ा पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली 2 स्ट्रोक ज़्यादा पावर जनरेट करता है। तो ये बेसिक इसके प्रोज एंड कॉन्स थे। अब हम अगली वीडियोस में जो मैं कुछ आपके साथ कुछ ऐसे में शेयर करूँगा, हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, बोर क्या होते हैं, और आपका बोर स्ट्रोक का रेशियो किस तरह काम करता है, कंप्रेशन रेशियो किस तरह क्या होता है इसके मायने। इस तरह परफॉर्मेंस के हवाले से क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि एक इंजन को इफेक्ट कर रही होती हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज में वीडियो बनाता जाऊँगा। टिल देन टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब केयर। बाय बाय।